हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल बच्चों। तो हम आज पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 1, जिसमें आज हम लेंगे इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। क्या होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, और करंट डेंसिटी क्या होती है। इस वीडियो में सिर्फ आज हम यही सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही बच्चों स्टार्ट होता है हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसके पहले जो भी पढ़ रहे थे वो सब इलेक्ट्रोस्टैटिक था। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब जब चार्ज रेस्ट में हो, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, स्टैटिक का मतलब रेस्ट। तो उसमें आपने क्या क्या सीखा? उसमें आपने सीखा बच्चों इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस लेक्चर से आपका स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या स्टार्ट होता है बच्चों? इलेक्ट्रो डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, डायनेमिक का मतलब मोशन। जब चार्ज किस में हो? मोशन में हो। तो स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रो डायनेमिक्स। मतलब जब चार्ज हमारा मोशन में आ जाता है बच्चों, फ्लो करता है, तो उसकी जो स्टडी होगी, जो भी रूल्स होंगे, जो भी डेफिनेशंस बनेगी, जो कॉन्सेप्ट बनेंगे, वो सब क्या होता है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता है। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ेंगे? एनसीईआरटी में करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से है। किसी किसी बुक में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में दिया रहता है कि इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर है ना। तो सबसे पहले जानेंगे इस चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। क्लास 10th में पढ़ रखा आपने कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो डेफिनेशन तो यही है। जी हाँ, डेफिनेशन यही है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो आई से होता है, आई। ठीक है, और आई इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। तो ये आपने 10th क्लास में डेफिनेशन पढ़ रखा था। तो जो टोटल चार्ज और टोटल टाइम होता है, इसे हम एवरेज करंट भी कहते हैं। मतलब जो पूरे वायर में एक एवरेज है ना, उसे बोलते हैं हम लोग एवरेज करंट। मतलब जैसे आपके पास ये एक वायर है, ठीक है, पतला सा वायर है, लेकिन मैं इसे जूम करके दिखा रहा हूँ। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, और इसमें मान लेते हैं पूरे कंडक्टर में, इस पूरे वायर में n इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? n इलेक्ट्रॉन्स है, स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो ऐसे फ्लो कर रहे हैं। किधर? इस डायरेक्शन में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो करंट का डायरेक्शन होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट फ्लो करता है। यानी जो आई है या कैपिटल आई है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट मतलब फ्लो करता है। या यूँ कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, यानी पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर टोटल चार्ज क्यों फ्लो कर रहा है? टी टाइम के लिए। ये टोटल चार्ज टी टाइम के लिए फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में, तो जो इसमें करंट होगा उस करंट की वैल्यू क्या होती है? Q/T, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो होने का जो रेट है, जैसे आप चार्ज मेज़र करते हो कूलम्ब में, है ना, चार्ज को मेज़र करोगे कूलम्ब में, तो चार्ज कितना फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में, मतलब रेट बताएंगे कि रेट क्या है चार्ज के फ्लो होने का। ठीक है, चार्ज के फ्लो होने का रेट क्या है, उसी रेट को हम लोग करंट कहते हैं और कुछ नहीं है। तो एक्चुअल है क्या? चार्ज इन मोशन। चार्ज किस में है? मोशन में है। और जब चार्ज मोशन में है तो क्या है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो क्या सीख रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो जो ये करंट फ्लो होगा ना, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, जो टाइम लगा, उससे हम लोग कहते हैं एवरेज करंट।
तो आपने क्लास में 10th में सिर्फ करंट पढ़ा था, तो वो जो करंट है वो एक्चुअल में एवरेज करंट है। और जब हम बच्चों जब हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को, तो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कुछ इस तरह करते हैं। जैसे मान लो कोई ये कंडक्टर है, पतला सा वायर है, और इस वायर का मैंने एक छोटा सा एक रीजन एरिया ले लिया, ये एरिया इस किसी पॉइंट पर है, ये किसी मान लो कोई पॉइंट है कंडक्टर का, इस पॉइंट पर कुछ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन वेरी स्मॉल टाइम डेल्टा टी के लिए। तो उसके करस्पॉन्डिंग में चार्ज अगर हम मान लेते हैं डेल्टा क्यू है, तो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं I इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी एज डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो। ये है बच्चों इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब जब करंट वेरी स्मॉल टाइम के लिए फ्लो करे, वेरी स्मॉल टाइम के लिए वेरी स्मॉल चार्ज फ्लो कर रहा हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक क्रॉस सेक्शन से क्रॉस कर रहे हो, वहाँ से करंट फ्लो कर रहा हो, चार्ज फ्लो कर रहा हो, तो हम क्या कहेंगे, उसे इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। बच्चों एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस करंट ही इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करता है, यही मेन कॉन्सेप्ट है। और इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी एज डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो, ऐसे लिखते हैं। या इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ये करंट का फार्मूला होता है, ठीक है। और यहाँ से हम अगर मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्मॉल n इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है t टाइम में, तो q इक्वल टू आप लिखेंगे ne, और इस q की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक जो करंट है, एवरेज करंट मतलब इफेक्टिव करंट जो है ne अपॉन टाइम हो जाएगा। वीडियो पॉज करके बच्चों आप लोग नोट कर सकते हो इतनी बातें, ठीक है। वीडियो स्टॉप करके आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है। नोट कर लिया, ओके। अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाइए बच्चों। तो यही है इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला। और ये कैसी क्वांटिटी है ये, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट होता है, और डायरेक्शन होती हुई भी ये स्केलर क्वांटिटी होती है। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि सर हमने तो पढ़ रखा है कि जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है वो वेक्टर हो, है ना, वही वेक्टर है, वेक्टर हो सकता है। ये क्यों नहीं वेक्टर है, ये वेक्टर होने के लिए सिर्फ बच्चों डायरेक्शन ही ज़रूरी नहीं है, वेक्टर होने के लिए वेक्टर एडिशन के लॉ को भी फॉलो करना ज़रूरी होता है। इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं करता है। जैसे मान लो कोई 3 एम्पियर करंट आया, ऐसे मान लेते हैं आप 3 एम्पियर का, ठीक है। 3 एम्पियर करंट फ्लो इधर से आया 3 एम्पियर का, और इससे 90 डिग्री बनाते हुए कोई 4 एम्पियर का करंट आया, ठीक है, 90 डिग्री पे किसी जंक्शन पर मिला, और यहाँ से 7 एम्पियर करंट निकल गया। कितने एम्पियर का, 7 एम्पियर का। तो आप ये सोचेंगे कि 4 एम्पियर आया, 3 एम्पियर आया, दोनों मिलके दोस्ती करके यहाँ से निकल गए, मतलब 4 3 7 एम्पियर निकल गया। कितना एम्पियर निकल गया बच्चों, 7 एम्पियर। तो ये डायरेक्टली आपने ऐड किया। अगर ये वेक्टर होता तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाते, क्या बनाते, एक पैरेललोग्राम, और ये दोनों वेक्टर हैं, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इसका रिजल्टेंट मिलता। रिजल्टेंट कितना था, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब 25 आ जाता, 16 9 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5। तब तो 5 एम्पियर करंट यहाँ से जाना चाहिए, है कि नहीं। अगर ये वेक्टर होता तो वेक्टर लॉ को फॉलो करता, पैरेललोग्राम मेथड वाला, एडिशन वाला, तो 5 एम्पियर आता। लेकिन ऑब्जर्वेशन से पता लगा कि यहाँ से कितना करंट गया है, 7 एम्पियर। ऑब्जर्वेशन से, प्रैक्टिकल से रीडिंग जो हमारा डिवाइस बताया कितना, 7 एम्पियर। इसका मतलब करंट डायरेक्टली ऐड हो रहा है, स्केलर फॉर्म में ऐड हो रहा है। तो ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, भले इसमें डायरेक्शन हो इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट।
और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हमेशा कंडक्टर के थ्रू होता है। कंडक्टर में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं। गैसेस क्या होती हैं, जितनी भी गैसेस हैं सब क्या होती हैं, करंट का क्या होती हैं, बिहेव करती हैं एज अ इंसुलेटर। लेकिन करंट अगर पास कराएंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा फ्लो करेंगे तो कुछ चार्ज भी कैरी करेंगे, है ना। तो मेनली हम लोग कंडक्टर में चेक करते हैं, किसमें, कंडक्टर में। और आपके इस चैप्टर में टोटली कंडक्टर के बारे में ही पढ़ना है, कंडक्टर की ही बातें करेंगे, सेमी कंडक्टर की भी बात नहीं करेंगे, एलॉय की भी बात नहीं करेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत कहीं पर अगर जिक्र होता है तो ज़रूर हम उसे डिस्कस करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो मैं यहाँ तक आप लोग का अगर क्लियर हो गया हो तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। इरेज करते हैं। ओके, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर नहीं है, नोट कर लीजिएगा। अब बात करेंगे इसके एसआई यूनिट के बारे में। तो करंट की जो यूनिट होती है वो चार्ज की यूनिट अपॉन टाइम की यूनिट, है ना। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब, टाइम का होता है सेकेंड। तो एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होगा, कूलम्ब पर सेकेंड। और कूलम्ब पर सेकेंड को हम लोग कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं, एम्पियर को डिनोट करेंगे ए से। और 1 एम्पियर करंट होता है 1 कूलम्ब पर सेकेंड। अगर आपको 1 एम्पियर डिफाइन करना है बच्चों, 1 एम्पियर डिफाइन करना है तो 1 कूलम्ब पर सेकेंड से आप डिफाइन कर सकती हो। कैसे, अगर 1 सेकेंड में चार्ज कितना फ्लो करें, 1 कूलम्ब। 1 सेकेंड में वो चार्ज कितना फ्लो हो, 1 कूलम्ब, तो आप कह देना कि वो करंट कितना है, 1 एम्पियर। क्लियर है? इसके अदर यूनिट भी होते हैं, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। और 1 मिली एम्पियर जो होता है वो 10⁻³ एम्पियर होता है। और 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁶ एम्पियर। ठीक है, ये है करंट की अदर यूनिट्स। इसमें हम लोग मेज़र करते हैं और माइक्रो से कम हम मेज़र नहीं करते। प्रैक्टिकल लाइफ में माइक्रो से कम मेज़र नहीं करते। मिली थोड़ा सा बड़ा है और एम्पियर तो बड़ा ही बड़ा है ना। तो मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर, माइक्रो 10⁻⁶ एम्पियर। और बच्चों एक याद रखना, ह्यूमन जो बॉडी होती है, कौन सी बॉडी, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो नर्व्स होते हैं, नर्व्स, NERVES, नर्व्स में जो करंट होता है वो कितना होता है, 1 माइक्रो एम्पियर। याद रखना, जनरल नॉलेज है, जीके है। हमारे नर्व्स में जो होता है वो कितना करंट होता है, इसके ऑर्डर में 1 माइक्रो एम्पियर, मतलब 10⁻⁶ एम्पियर के ऑर्डर में होता है। याद रहेगा बच्चों? तो यही है आपका इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? और जो ये जो करंट होता है, कभी कभी इसे हम लोग मेन करंट कहते हैं। मेन करंट मतलब कन्वेंशनल करंट कहते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज है, कन्वेंशनल करंट क्या होता है। तो पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट या मेन करंट। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। ध्यान रखना, कौन सा करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। पूरा इंट्रोडक्शन में दे रहा हूं बच्चों, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। इरेज करें। ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। क्लियर बच्चों? आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट वैसे 2 तरह से होता है, एक होता है डायरेक्ट करंट और एक होता है इनडायरेक्ट। नहीं, एक डायरेक्ट करंट होता है और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो 2 कैटेगरी में है। एक का नाम है डीसी डायरेक्ट करंट, दूसरे का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, डायरेक्शन डज नॉट चेंज, बस डज नॉट चेंज। इसमें डायरेक्शन चेंज होता है, कंपलसरी है, डायरेक्शन बिकम चेंज। साथ में मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है इसका। एसी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होता है। और डायरेक्शन और डीसी में क्या होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होता, डायरेक्शन डज नॉट चेंज। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा, डीसी ग्राफ। ये है स्टेडी करंट, डीसी ये स्टेडी है, हमारा स्थाई है। अगर यही डीसी ग्राफ ऐसे ऐसे जा रहा है तो ये डीसी हमारा क्या है, वेरिएबल है।
ये DC हमारा क्या है, वेरिएबल है, मतलब डायरेक्ट करंट का जो वैल्यू है वो घट बढ़ रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। ये जो है ये वैल्यू चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा बच्चों, ये सिर्फ वैल्यू चेंज हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल डायरेक्ट करंट। और जिसका वैल्यू चेंज ना हो वो क्या है, स्टेडी डायरेक्ट करंट है। और AC का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह होता है, साइनसॉइडल कर्व होता है इस तरह से, साइन कर्व। आपने साइन को साइन मैथमेटिक्स में पढ़ रखा होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में साइन कर्व को साइन कर्व है ना, तो साइन कर्व होता है, साइनसॉइडल कर्व भी कहते हैं इसे। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज होता रहता है। तो ये करंट के बारे में। अब बात करते हैं करंट डेंसिटी, एक टॉपिक है इसी में। करंट डेंसिटी क्या होती है, तो जैसे मान लो कोई कंडक्टर है बच्चों, इस कंडक्टर में करंट कितना फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है, इसका एरिया कितना है, A है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला है। तो इस पूरे कंडक्टर का एरिया अगर हम A मानते हैं तो यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये जो करंट है पूरे कंडक्टर में सब जगह इक्वल है, यूनिफॉर्म है। तो करंट पर यूनिट एरिया, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया को हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी, ठीक है ना। यूनिट एरिया में करंट कितना है, और इसका भी अपना एक डायरेक्शन होता है। इसका डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज की जो फ्लो होने का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन करंट डेंसिटी का होता है। तो J कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर बच्चों, याद रखना। लेकिन हम लोग मैग्नीट्यूड फॉर्म ज़्यादा यूज़ करते हैं, J = I/E। और एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी भी SI यूनिट होती है बच्चों, SI यूनिट होगी इसकी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए वेक्टर J = I/ वेक्टर A लिख सकते हो, ठीक है। तो यही है आपका क्या, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बहुत कुछ है, लेकिन ये जो हमने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट में हम आगे बढ़ेंगे। किसी एटम में अगर हमको करंट बताना है, एटम में, इसको इरेज कर दे बच्चों, वीडियो स्टॉप करके नोट करिए। तो बच्चों इसको हम इरेज करते हैं। अब किसी एटम में बात कर लेते हैं। एटम में होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, है ना। किसी एटम में मान लो ये आपका एटम है प्यारा सा, उसका न्यूक्लियस है ये प्लस वाला, यहाँ से r डिस्टेंस दूर एक इलेक्ट्रॉन है, ये r डिस्टेंस दूर एक इलेक्ट्रॉन है, वो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है किसी स्पीड v से। और एक जब रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो करंट इसके अपोजिट फ्लो करेगा। अगर ये एक रिवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो करेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। और एक रिवोल्यूशन जो कंप्लीट करेगा उससे जो टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड t। तो इलेक्ट्रिक करंट निकालना है तो I = E/t से निकाल लेंगे। किससे निकाल लेंगे, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, Q/t होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल ई, टाइम क्या लेंगे, टाइम पीरियड लेंगे, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी न्यू, फ्रीक्वेंसी अगर दिया है न्यू = होता है 1/t, तो यहाँ 1/t जगह रखेंगे हम न्यू, तो इलेक्ट्रिक करंट I = E × न्यू। ये भी करंट का फार्मूला होता है, कब, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा हो तब। और टाइम पीरियड निकालने का जो फार्मूला होता है वो तो 1/फ्रीक्वेंसी होता ही है, साथ में डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर सकते हैं। मतलब डिस्टेंस कितना तय करेगा ये, एक रिवोल्यूशन में कितना, इसका सरकमफरेंस 2πr, यानी 2πr/ स्पीड कितना है v। तो t = 2πr/v निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करके हम करंट निकाल सकते हैं। कभी कभी न्यूमेरिकल्स बच्चों इस पर भी दे देता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जेईई मेंस में, नीट में कभी कभी दे देता है। और कभी कभी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में करंट पूछता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, इसमें कितना करंट होगा।
तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के लिए करंट I इक्वल टू लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कैपिटल E अपॉन टोटल टाइम T। ये निकालते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में करंट I इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अपॉन टोटल टाइम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को फ्लो होने में कितना टाइम लगा टोटली T। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको दिया रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन रख के सॉल्व कर लेंगे। इलेक्ट्रिक करंट इन डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब आप जानते हो वैक्यूम ट्यूब, उसमें करंट कैसे निकालते हैं वो निकल जाएगा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट जेईई मेंस लेवल के लिए, नीट के लिए कभी कभी पूछ लेता है बच्चों। तो आज की इस वीडियो में करंट के बारे में सफिशिएंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो क्यों होता है, कंडक्टर में ही करंट का फ्लो क्यों होता है, उसके पीछे की फिजिक्स क्या है, लॉजिक क्या है, वो हम पढ़ेंगे। अगर आपको बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना, और आगे सभी अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे तो सब आगे वीडियो लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए आप चाहते हो नए वीडियो हमको पहले मिले तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस में ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।